हेलो एवरीवन, आई एम सी ए कौशिक अग्रवाल, IDT 62 मार्क्स। मैंने यशवंत सर से फास्ट ट्रैक बैच लिया था। मेरे पास टाइम कम था, लेकिन आप कोशिश करना कि रेगुलर बैच ही लो। माहौल एकदम ज़बरदस्त शानदार हो जाएगा। दो चीज़ें सर आपको कभी नहीं भूलने देंगे: 10 का क्रेडिट क्यों मिला और कस्टम चार्ज क्यों हुआ। उनकी टीम भी फैबुलस है। क्लासेस आपको 24 आवर्स के अंदर मिल जाती है। बुक्स भी तुरंत डिलीवर हो जाते हैं। यशवंत सर एंड हिज टीम हिप हिप हुर्रे। माहौल ज़बरदस्त शानदार। यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप बच्चों आपका रिवीजन मस्त चल रहा है, पढ़ाई आप पूरी एनर्जी के साथ कर रहे हो, क्योंकि सर यही वो वक्त है जब आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और हाँ सर, ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कड़ी मेहनत करी अभी तो सफलता का परचम लहराएगा, पूरी दुनिया आपकी स्टोरी सुनाएगी, मजा आने वाला है, माहौल बनने वाला है अपने घर पे। आइए दोस्तों, हम पढ़ते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। दोस्तों ये चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर है, टफ बिल्कुल भी नहीं है, पर इसके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। सबसे पहला सेक्शन नंबर 122 सब सेक्शन नंबर 1। यहां देखिए, यहां 21 काइंड के ऑफेंसेस लिखे हैं। आपको कुछ भी याद नहीं करना है, एक भी नाम याद नहीं करना है आपको। डायरेक्टली देखिए पेनल्टी का अमाउंट कितना है। सर द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। अगर इनमें से कोई भी ऑफेंस आपने किया तो अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर शैल बी द अमाउंट ऑफ पेनल्टी। पर अगर आपकी इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं थी, आपने ऑफेंस कमिट किए पर इंटेंशन फ्रॉडुलेंट नहीं थी सर, तो ऐसे केस में सर पेनल्टी का अमाउंट विल बी 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। 100% नहीं होगा, 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर शैल बी द पेनल्टी अमाउंट। और अगर इंटेंशन फ्रॉडुलेंट थी, विलफुल मिसस्टेटमेंट था, सप्रेशन ऑफ फैक्ट था, विद द इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स था, तो ऐसे केस में 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 व्हिचएवर हायर शैल बी द पेनल्टी का अमाउंट। आप किसी ऑफेंस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, पर आपने किसी की हेल्प करी थी टू सर टू इवेट द टैक्स, तो ऐसे केस में यू आर ऑल्सो पार्टी टू इवेजन। और ऐसे केस में सर या फिर आप पार्टी टू इवेजन थे, या फिर आपको समन इशू किया, आपने समन अटेंड नहीं किया, या डॉक्यूमेंट्स आपसे मंगाया, आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, तो ऐसे केस में ऑल्दो आप डायरेक्ट ऑफेंडर नहीं थे, फिर भी आपको पेनल्टी फेस करना पड़ेगा। कितना? अप टू ₹25,000 अंडर CGST एंड इक्वल पेनल्टी अंडर SGST। मतलब प्रैक्टिकली 50,000 तक का पेनल्टी हो गया। और अगर बोगस बिल के ट्रांजेक्शन आप करवा रहे थे, आपके इंस्ट्रक्शन पे, यू आर अ कंसल्टेंट, जिसने बोगस बिल का ट्रांजैक्शन अरेंज करवाया, जिसने बोगस बिल इश्यू किया, उसको पेनल्टी यहां दे रखी है। जिसने बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट लिया, वो भी यहां दे रखा है। पर आप वो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट कराने वाले थे, आप कंसल्टेंट थे, जिसके इंस्टेंसेस पर सच ट्रांजैक्शन वाज कंडक्टेड, तो ऐसे केस में वो कंसल्टेंट भाई साहब पे भी पेनल्टी लगेगा। कितना? अप टू एन अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड और अमाउंट ऑफ ITC अवेल्ड। हाँ ना भाई, 100% टैक्स इन्वॉल्व इज द पेनल्टी का अमाउंट ऑन दैट पर्सन आल्सो, ऑन दैट कंसल्टेंट आल्सो। बच्चों आइए सर, सेक्शन 122 सब सेक्शन 1B कहता है, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो जिसपे TCS की लायबिलिटी आती है, तो ऐसे केस में सर ध्यान देना, अब ECO को यह अलाउ कर दिया है कि सर अगर कोई पर्सन GST में रजिस्टर्ड नहीं है, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन GST, तो भी आप एक टेम्पररी यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेके सर ECO के थ्रू सप्लाई कर सकते हो, पर इंटरसेट सप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो, कंपोजिशन स्कीम लिया है, तो भी आप ECO के थ्रू सप्लाई कर सकते हो। तो ECO को बोल दिया क्या कि तू ध्यान रखना कि अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है और वो ECO के थ्रू सप्लाई कर रहा है, तो उसने वो सारी कंडीशन जो एग्जामिनेशन में हमने दे रखी है वो फॉलो की होनी चाहिए। मतलब यूनिक एनरोलमेंट नंबर वगैरह होना चाहिए। सेकंड थिंग, वो इंटरसेट सप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान रखना आप, जिसने कंपोजिशन स्कीम ले रखा है या फिर जो अनरजिस्टर्ड है। एंड सर उनका जो भी ट्रांजेक्शन हुआ वो सब आपको GSTR 8 में करेक्टली डिक्लेयर करना पड़ेगा जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे। क्लियर? डन। अगर ऐसा नहीं करते हो तो सर ECO पे भी पेनल्टी है। कितना? अप टू ₹10,000 अंडर CGST और अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। अगर रेगुलर टैक्स पे होता, कंपोजिशन स्कीम नहीं, रेगुलर टैक्स पे होता, तो कितना टैक्स होता? उतना टैक्स और ₹10,000 व्हिचएवर इज हायर इज द पेनल्टी ऑन ECO। आइए बच्चों, सेक्शन में 122 सब सेक्शन 1A कहता है क्या? सेक्शन में 148 में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ लोगों को नोटिफाई करके बोल सकते हैं क्या आपकी फैक्ट्री में जितनी मशीन है उन मशीन का भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। 8% ऐसा कोई गुड नोटिफाई नहीं किया, पर हाँ टोबैको बेस्ड गुड्स के केस में नॉर्मली ऐसा होता है कि जितनी मशीन आपकी फैक्ट्री में इंस्टॉल्ड है उतनी मशीन का आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब सर सपोज उन लोगों ने उन मशीन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो ऐसे केस में सेक्शन में 122A लगेगा और बोलता है क्या? जितनी मशीन्स आपने रजिस्टर नहीं कराई है ऑन द कॉमन पोर्टल, उस पे 1 लाख रुपए पर मशीनरी अंडर CGST इज द पेनल्टी का अमाउंट। एंड सर वो मशीनरी इज ऑल्सो लायबल फॉर सीजर एंड कॉन्फिस्केशन। पर यस, वो मशीन का कॉन्फिस्केशन नहीं करेंगे अगर आपने जो पेनल्टी हमने लगाई है 1 लाख रुपए अंडर CGST पर मशीन वो आपने पे कर दी है, एंड सर उस मशीन का अगले 3 दिन में आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो उस मशीन को हम कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे, पर वरना पेनल्टी तो पे करना ही पड़ेगा बेटा आपको।
पेनल्टी तो पे करना ही करना है, क्लियर। और सर ये मशीन को हम कॉन्फिस्केट नहीं करेंगे अगर आपने 3 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करा दिया और ये पेनल्टी का अमाउंट पे कर दिया तो, क्लियर, नहीं तो मशीन भी गई। आइए, जनरल पेनल्टी दे रखी है, अगर कोई ऑफेंस इसके लिए कोई पेनल्टी नहीं दे रखी सेक्शन 122 में, वो किसी पेनल्टी के सेक्शन में कवर नहीं होता, तो ऐसे केस में जनरल पेनल्टी ₹25,000 अंडर CGST इज द पेनल्टी अमाउंट। प्रैक्टिकली 50,000 रुपए पेनल्टी हो गया। यहाँ जितनी भी पेनल्टी हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो होगी CGST की पेनल्टी, इक्वल पेनल्टी अंडर SGST, और IGST की बात करें तो डबल पेनल्टी हो जाएगी बच्चों। आइए, जनरल डिसिप्लिन रिलेटिंग टू पेनल्टी, यहां बोल दिया कि अगर कोई माइनर ब्रीच किया है किसी असेसी ने, मतलब जहां पे अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज लेस देन ₹5,000, देन लेस देन 5,000 लिखा है, अगर 5,000 रुपए हुआ तो माइनर ब्रीच नहीं है, या फिर केवल डॉक्यूमेंटेशन एरर विच इज अपरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड है तो उसको बोलते हैं माइनर ब्रीच। और ऐसे केस में डिपार्टमेंट के ऑफिसर को यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया इस सेक्शन के थ्रू कि तुम ऐसे केस में पेनल्टी थोड़ा कम लगाना। तो ऐसे केस में बोल दिया क्या सर, आप कोशिश करना कि ऐसे केस में पेनल्टी ना लगाए, क्योंकि एक बार पेनल्टी लग जाती ना फिर वो असेसी उसको पेनल्टी लगने का वो आदत पड़ जाता है, फिर वो डरता नहीं है, तो पेनल्टी ना लगाया ज्यादा अच्छा है। पर स्टिल अगर पेनल्टी इज रिक्वायर्ड टू बी इंपोज ऑन दैट एसएससी, तो नेक्स्ट सेफ्टी जो डिपार्टमेंट के ऑफिसर रखना है वो डिग्री एंड सीवियरिटी ऑफ द ऑफेंस देखना है कि उसने किस लेवल का ऑफेंस किया है, उसके बाद पेनल्टी लगाइएगा। एंड सर जब भी पेनल्टी लगती है तो ऐसे केस में उस पर्सन जो लायबल टू पेनल्टी है उसको अधिकार है ये समझ पाए वो कि किस वजह से पेनल्टी लगी है। सो ऑर्डर शुड बी स्पीकिंग ऑर्डर, एंड सर ही शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, और ऑर्डर जब पास होगा वो स्पीकिंग ऑर्डर पास होगा। नाउ अगर कोई एसएससी वॉलंटरी डिस्क्लोजर करता है, नॉट मेयरली ऑन दी एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसने डिपार्टमेंट आके वॉलंटरी डिस्क्लोजर किया है कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ऑफेंस कर दिया था साहब, तो ऐसे केस में इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर फॉर क्वांटिफाइंग द पेनल्टी, पेनल्टी थोड़ी कम लगे ऐसे केस में। एंड सर जहां पे फिक्स सम या फिक्स परसेंटेज ऑफ द पेनल्टी दे रखा है वो केसेस ऐसे एक्सक्लूड किए गए क्योंकि वहां पे ऑफिसर के पास पावर ही नहीं साहब। आइए, कोई खास बात नहीं है। सेक्शन 127 पावर टू इंपोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस, अगर मान लो आप मेन असेसी नहीं हो, आपने ऑफेंस नहीं किया पर आप फ्रेंड हो, आपने हेल्प करी किसी की ऑफेंस करने में, तो आप पे भी पेनल्टी लग सकती है, जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 में बेटा, क्लियर। आइए 127 पावर टू वेव पेनल्टी फी और वो बोथ, गवर्नमेंट को पावर है कि वो चाहे तो अगर लेट पेमेंट फी, लेट फाइलिंग फी लग रही है या किसी केस में पेनल्टी लग रही है, तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट कंडीशंस इस तरह की है सर कि पेनल्टी या लेट फाइलिंग फी वगैरह को वेव कर देना चाहिए, तो यहां पे पावर दे दिया, पेनल्टी या लेट फाइलिंग फी को वेव कर सकते हैं। आइए, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे लगता है इस चैप्टर का, ये और एक आगे आएगा इम्प्रिजनमेंट वाला, वो दोनों सेक्शन बेटा। डिटेंशन, सीजर और रिलीज ऑफ द गुड्स एंड कन्वेंस इन ट्रांजिट, ये पर्टिकुलरली सेक्शन केवल किसके लिए, इन ट्रांजिट। अगर कोई गुड्स आर इन ट्रांजिट या स्टोर ड्यूरिंग ट्रांजिट अगर किया हुआ है और उस दौरान उन गुड्स को जब वेरीफाई किया तब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, सर कुछ टैक्स चोरी किया हुआ था, कुछ मामला गड़बड़ था, तो ऐसे केस में सच गुड्स as well as conveyance are liable to be detained and seized by the डिपार्टमेंट सीज कर लेगा और ऐसे केस में पेनल्टी चार्ज की जाएगी। अब इस गुड्स को एंड कन्वेंस को अगर आपको छुड़वाना है तो फॉलोइंग पेनल्टी पे करना पड़ेगा। अब पेनल्टी का अमाउंट कितना है बेटा, इट डिपेंड्स, क्या ऑनर कम्स फॉरवर्ड या ऑनर डज नॉट कम फॉरवर्ड। अब ऑनर कम्स फॉरवर्ड तो पेनल्टी का अमाउंट होगा 200% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स थे तो ऐसे केस में 2% ऑफ द, इफ द ओनर कम्स फॉरवर्ड तो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स अंडर सीजीएसटी, तो प्रैक्टिकली 4% हो गया बेटा अंडर आईजीएसटी, और ₹25,000 विच एवर इज लोअर अंडर सीजीएसटी, 2% ऑफ द वैल्यू और 25,000 विच एवर इज लोअर, या आईजीएसटी की बात करें तो 4% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड 50,000 रुपए विच एवर इज लोअर इज द, विच एवर लोअर हायर नहीं बेटा है ना, विच इज लोअर इज द पेनल्टी का अमाउंट इन केस अगर एग्जम्प्टेड गुड्स थे तो, और अगर आपने ऑफेंस किया हुआ था तो। एंड सर इफ द ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड, तो ऐसे केस में सर पता है प्रैक्टिकली 100% ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स, ओनर डज नॉट कम्स फॉरवर्ड तो एक तरह से जो गुड्स का वैल्यू पूरा पूरा आप खरीद लो एक तरह से, तो सीजीएसटी में कितना हो गया, आधा, 50% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, और आईजीएसटी की बात करें तो 100% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और 200% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड व्हिच एवर इज हायर शैल बी द पेनल्टी का अमाउंट। और अगर एग्जम्प्टेड गुड्स थे तो 5%, वहां तो 2%, यह है 5%, और 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स और ₹25,000 which ever is lower under CGST, IGST होगा तो 10% ऑफ वैल्यू और ₹50,000 which ever is lower is the penalty का अमाउंट अंडर IGST बेटा। और हाँ सर आप चाहे तो ये पेनल्टी पे करें, अपनी गुड्स और कन्वेंस को रिलीज कराए, या फिर आप चाहे तो सर आपको केस फाइट करना तो आप एक बार बॉन्ड साइन कर दे, और बॉन्ड साइन करके इन गुड्स को या तो पेनल्टी का अमाउंट जो बताया अभी हमने वो पे करो, या बॉन्ड का अमाउंट साइन करो अलोंग द सिक्योरिटी, जो बैंक गारंटी के फॉर्म में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी वो आप दीजिए इक्विवेलेंट टू दिस अमाउंट, एंड आपकी गुड्स एक बार रिलीज करवा सकते हो, गुड्स एंड कन्वेंस, क्लियर। अब सर कभी भी
कोई ऑफिसर जब इस तरह की गाड़ी को सीज करता है, इस तरह की गुड्स को जब सीज करता है, तो विद इन 7 days ऑफ सच सीजर, सच डिटेंशन, वो क्या करेंगे, आपको एक नोटिस इश्यू करेंगे। नोटिस में लिखेंगे क्या कि सर जो पर्सन चार्ज ऑफ द कन्वेंस होगा, मतलब ड्राइवर, उसको नोटिस दे देंगे कि हमने ये सेक्शन वायलेट, आपने ये सेक्शन वायलेट किया, इसकी वजह से हम आपकी गुड्स को सीज कर रहे हैं, कॉन्फिस्केट क्यों ना करे बताएं। तो उसके 7 दिन में आपको रिप्लाई देना है, और 7 दिन में अगर आपने रिप्लाई, उसके 7 दिन में आपने रिप्लाई दिया है सर और एवरीथिंग इज ओके, तो सर ऐसे केस में ऑर्डर पास हो जाएगा। और ध्यान रखना बेटा, जिस दिन शो को नोटिस इशू हुआ है उसके 7 दिन में डिपार्टमेंट के ऑफिसर को ऑर्डर पास करना पड़ता है, इसलिए आपको रिप्लाई फटाफट देना होता है इस केस में। तो सर जिस दिन गुड्स को डिटेन किया, सीज किया, 7 दिन में आपको नोटिस इशू किया जाएगा, फिर आप रिप्लाई देंगे। उसके सर शोकोज नोटिस के 7 दिन में डिपार्टमेंट को ऑर्डर पास करना होता है, इसलिए उससे पहले रिप्लाई दे देना आप लोग बेटा, है ना भाई। नाउ सर अगर आपने जो पेनल्टी का अमाउंट हमने बताया आपको उतना पे कर देते हो तो ऑल द प्रोसीडिंग विल कंक्लूड एंड आपकी गुड्स और कन्वेंस को छोड़ दिया जाएगा। पर अगर आप सर जिस दिन ऑर्डर पास किया वहां के 15 डेज में आपने ये टैक्स, ये पेनल्टी का अमाउंट पे नहीं किया, तो योर गुड्स आर लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, और ऐसे केस में गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, उसको बेच के फिर पैसा रिकवरी किया जाएगा, डिपार्टमेंट पैसा रिकवरी करेगा उन गुड्स को बेच के बेटा, क्लियर। एंड सर देना, अगर मान लो आप ट्रक ओनर हो और आप बोलते हो भाई साहब ये गुड्स आप सर रख लो अपने पास, पर मेरी ट्रक तो छोड़ो, तो ऐसे केस में कन्वेंस को अगर छुड़वाना है तो ड्राइवर को बोल दिया, सर जो ऑनर ऑफ द ट्रक है उसको बोल दिया क्या, ये जो पेनल्टी का अमाउंट या तो तू पे कर या 1 लाख रुपए अंडर सीजीएसटी पे कर एज अ पेनल्टी, और तेरी ट्रक ले जा बेटा, हाँ है ना भाई। तो सर विच एवर इज लोअर, जो पेनल्टी हमने बताई ऊपर वाले सेक्शन में वो, या 1 लाख रुपए, प्रैक्टिकली 2 लाख रुपए हो गया बेटा, वो पे करो पेनल्टी अमाउंट, और 1 लाख रुपए विच एवर इज लोअर इतना पे करो और अपनी ट्रक को छुड़ा लो बेटा, है ना भाई। ये सीजीएसटी का पेनल्टी 1 लाख, प्रैक्टिकली 2 लाख रुपए हो गया बेटा। और हाँ अगर पेरिशेबल नेचर की गुड्स है, हैजार्डस नेचर की गुड्स है जो बाय द पैसेज ऑफ द टाइम खराब होने वाले, तो ऐसे केस में बिफोर एक्सपायरी ऑफ 15 डेज ऑल्सो गुड्स को डिस्पोज ऑफ करके बेच के पैसा रिकवरी किया जा सकता है। अब सर कभी भी किसी भी एसएससी का इस तरह की गुड्स या प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के जब गवर्नमेंट पैसा रिकवरी करती है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले गुड्स या कन्वेंस या जो भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी थी जब बेचा, उससे जो सेल कंसिडरेशन रिसीव हुआ, सबसे पहले उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है टू सेल दिस गुड्स, वो रिकवरी किया जाता है। उसके बाद अगर पेनल्टी अंडर सेक्शन 129 सबसेक्शन 3 है जो अभी हमने पढ़ा, वो पेनल्टी रिकवरी करी जाएगी। उसके बाद कोई भी अदर अमाउंट ड्यू है अंडर जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी वगैरह, वो रिकवरी किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई बैलेंस बच गया तो उस एसएससी के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंड सर अगर एसएससी रजिस्टर्ड नहीं तो ऐसे केस में उसके बैंक अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। पर अगर 6 महीने के अंदर इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू पे द बैलेंस अमाउंट टू द एसएससी, तो ऐसे केस में दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड। खत्म। आइए बच्चों सेक्शन 130 कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स और कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी। बच्चों ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर को अगर आपने 2-3 बार ध्यान से सुन भी लिया आपको इफेक्टिवली याद हो जाएगा। एंड सर ये जो बुक हमने ड्राफ्ट करी है, सिंगल वॉल्यूम बुक कवरिंग ऑल द टॉपिक्स, ये इतनी सुंदर बुक है बच्चा कि सर इसको अगर आपने ढंग से पढ़ लिया सर अपना काम हो गया। हर एक चीज आप हर एक चैप्टर में देख सकते हो, हर एक टॉपिक हमने कवर किया है, हर एक बुक, हर एक सेक्शन को हमने बहुत ही सुंदरता से ड्राफ्ट करके इसके अंदर लिखा है मैंने बेटा। ओके सो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी ये बुक। एंड सर इसको अगर कर डाला लाइफ जिंगल आला, पर हाँ ये जो प्रोसीजर चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेनल्टी वगैरह जो हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से अगर हमने कंसंट्रेशन से सुन भी लिया, एक बार बुक से रीड कर लिया, काम हो जाएगा, एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है आपका बच्चों। आइए कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस एंड लेवी ऑफ पेनल्टी सेक्शन 130 बोलता है क्या, ये 5 प्रिसाइज केस दे रखे हैं जहां पे योर गुड्स एंड कन्वेंस इज लायबल टू बी कॉन्फिस्केटेड, और सेक्शन में 122 का पेनल्टी भी लगेगा। अब सर कॉन्फिस्केशन किस किस केस में होगा, 5 केस कौन कौन से है। फर्स्ट, आपने कोई भी गुड्स सप्लाई करे या रिसीव किए इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स विद द इंटेंशन टू इवेट पेमेंट ऑफ टैक्स। एंड सर does not account for any goods on which he is liable to pay GST। आपसे पूछा है गुड्स का, आपके पास कोई जवाब नहीं है, और वो गुड्स होते हैं जिस पर जीएसटी की लायबिलिटी आती है। सप्लाइज एनी गुड्स विच आर लायबल टू जीएसटी विदाउट हैविंग अप्लाइड फॉर, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और आपने सप्लाई किए टैक्सेबल गुड्स। कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ विद द इंटेंशन ऑफ इवेडिंग द टैक्स, या फिर आपने अपनी कन्वेंस को, ट्रक वगैरह को यूज किया टू ट्रांजिट द गुड्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ, अनलेस वो ट्रक ओनर प्रूव कर दे या पर्सन इन चार्ज ऑफ द कन्वेंस प्रूव कर दे कि साहब मैं तो इसमें कोई इन्वॉल्व था ही नहीं, अनलेस द ओनर ऑफ द कन्वेंस प्रूव्स दैट it was so used without the knowledge of the owner himself or his agent if any or the person in charge of the conveyance himself। उसको पता ही नहीं था और इस तरह की गुड्स इसमें ट्रांसपोर्ट हो रही थी, हमको नहीं पता था साहब, हम तो बोनाफाइड काम कर रहे थे, तो ट्रक को नहीं कॉन्फिस्केट करेंगे वरना ट्रक भी गई। एंड सर अगर कभी भी गुड्स का कॉन्फिस्केशन हो जाता है तो सबसे पहले
गुड्स या कन्वेंस का अगर कॉन्फिस्केशन होता है तो जो उसका ऑनर था उसको एक ऑप्शन दिया जाएगा, द प्रॉपर ऑफिसर शैल गिव द ऑप्शन टू पे फाइन इन ल्यू ऑफ कॉन्फिस्केशन, जिसको बोलते हैं रिडम्पशन फाइन। अब ये इस पे भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एंड सर वो रिडम्पशन फाइन का अमाउंट कितना होगा? द रिडम्पशन फाइन का अमाउंट मैक्सिमम कैन बी मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स लेस अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड इन केस ऑफ गुड्स। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या उससे मतलब नहीं है, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स लेस अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड, टैक्स चार्जेबल देयर ऑन। तो मार्केट वैल्यू थी 10 करोड़ की, टैक्स पेबल था 18%, सपोज होता है कितना सर, सपोज 1 करोड़ 80 लाख रुपया, तो वो लेस करके जो अमाउंट बचेगा 8 करोड़ 20 लाख रुपए, दिस इज द अमाउंट विच इज पेबल बाय द एसएससी। मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है रिडम्पशन फाइन का, पर मिनिमम अमाउंट कैन नॉट बी लेस देन द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड। तो 100% टैक्स इन्वॉल्व्ड मतलब 1 करोड़ 80 लाख कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट, कैन बी द मिनिमम अमाउंट ऑफ रिडम्पशन फाइन, मैक्सिमम कैन बी 8 करोड़ 20 लाख इन दिस एग्जांपल। एंड सर अगर कन्वेंस को छुड़ाना है तो रिडम्पशन फाइन कैन बी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ tax involved, 100% tax involved can be the maximum amount which can be charged as redemption fine to to redeem the conveyance. Okay, and sir अगर मान लो आपको टाइम दिया उन्होंने रिडम्पशन फाइन पे करने का और सर आपने 3 महीने के अंदर कोई रिडम्पशन फाइन पे नहीं किया, तो ऐसे केस में नाउ अब वो गुड्स को बेच के पैसा रिकवरी करेगा डिपार्टमेंट। अब आपको वो मौका दिया, आपने नहीं लिया, आपने रिडम्पशन फाइन पे नहीं किया, जाओ साहब अब हमारे गुड्स बेच के पैसा रिकवरी कर लेंगे। सेक्शन 131 बोलता है कॉन्फिस्केशन और पेनल्टी नॉट टू इंटरफेयर विद अदर पनिशमेंट, मतलब अगर आप पर कोई पेनल्टी चार्ज हो गया है अंडर दिस एक्ट या कोई गुड्स आपके कॉन्फिस्केट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और प्रोविजन में कुछ और पनिशमेंट है तो वो नहीं लगेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हो सर, आगे हम पढ़ रहे हैं 132 में जेल के प्रोविजन से, सर आपके गुड्स ले गए उठा के, आप ये नहीं पूछते गुड्स ले गए मेरे को, क्या मेरे को भी ले जाओगे? हाँ ले जाएंगे साहब। अदर पनिशमेंट है, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ऑफेंस दे रखा है, मगअप करने की जरूरत नहीं, यहाँ देखिए डायरेक्टली आप आके कि अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड, ध्यान देना जेल के प्रोविजन से, ध्यान देना काम आएंगे आपके एग्जाम में। ओके, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी प्लस आईजीएसटी यूटीजीएसटी या जीएसटी कंपनसेशन, ये सब मिला के अगर जो टैक्स इवेडेड का अमाउंट है या रॉन्ग आईटीसी अवेल्ड एंड यूटिलाइज वाला अमाउंट है सर, या एरनेस रिफंड का अमाउंट है, कुल मिला के टैक्स इन्वॉल्व जो था वो एक्सीडिंग 5 CR था, तो फाइन जो लगाया कोर्ट वो तो है ये अप टू 5 ईयर तक का इंप्रिजनमेंट है। एक्सीडिंग 2 करोड़ अप टू ₹5 CR था तो 3 साल तक की जेल है विद फाइन। एंड सर बोगस बिल के ट्रांजैक्शन में, इश्यू ऑफ बोगस इनवॉइस के केस में, स्पेसिफिक इसी केस में अगर अमाउंट एक्सीडिंग ₹1 CR है अप टू 2 करोड़ है तो ऐसे केस में 1 ईयर तक का जेल लगेगा। बाकी सारे ऑफेंस में एक्सीडिंग 2 करोड़ अगर है टैक्स इन्वॉल्व तो ही सर इंप्रिजनमेंट के प्रोविजन लगेंगे, अदरवाइज एक्सीडिंग 1 करोड़ से लेकर अप टू 2 करोड़ में केवल इश्यू ऑफ बोगस बिल के केस में ही 1 साल तक की इंप्रिजनमेंट के प्रोविजन है। अच्छा यहाँ पे इंप्रिजनमेंट में स्टार मार्क किया, मतलब यहाँ लिखा है क्या मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ है, ध्यान, ये अप टू 3 ईयर 1 ईयर 5 ईयर जो लिख रखा है वो अप टू है, पर मिनिमम पीरियड ऑफ इंप्रिजनमेंट कैन नॉट बी लेस देन 6 मंथ्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्पेशल और एडवोकेट रीजंस। ओके, नाउ अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट किया जो क्लॉज नंबर F में है, जो फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड्स आपने प्रोड्यूस किए डिपार्टमेंट को, फॉल्सिफाइंग रिकॉर्ड्स, प्रोडक्शन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट एटसेट्रा विद द इंटेंशन टू इवेड टैक्स है, तो ऐसे केस में 6 मंथ तक का इंप्रिजनमेंट आप पे हो सकता है विद फाइन और विदाउट फाइन, विद फाइन और दोनों भी हो सकते हैं सर। क्लियर, डन। एंड सर अगर आपने कोई रिपीट ऑफेंस किया है, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ऑफेंस के केस में हमेशा अमाउंट कितना भी हो इंप्रिजनमेंट कैन बी अप टू 5 इयर्स। क्लियर, डन। अब ध्यान देना बेटा, सर ऑफेंसेस कॉग्निजेबल होते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल होते हैं? बड़ा ही सुंदर पॉइंट है बच्चों। पहली बात तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों? अगर आपने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है और वो ऑफेंस, देखना कौन कौन से ऑफेंस बात करता हूं मैं, पहले होता क्या है ऑफेंस तुम्हें बताता हूं मैं मालिक। कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब भारी ऑफेंस, सीरियस काइंड का ऑफेंस, सीरियस काइंड के ऑफेंस होते हैं, वहां पे अरेस्ट कैन बी मेड इवन विदाउट अरेस्ट वारंट, और वहां पे अक्यूज्ड पर्सन को ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बता के सर अरेस्ट करेंगे और इमीडिएटली दैट पर्सन विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट सर, एंड मजिस्ट्रेट के पास ले जाएंगे विद इन 24 आवर्स, एंड दीज ऑफेंसेस आर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। डिपार्टमेंट जमानत नहीं दे सकता है, मजिस्ट्रेट के पास पावर है विद इन 24 आवर्स जब उसके आप प्रोड्यूस करेंगे उसको डिसीजन करना है कि क्या करने का है। अब सर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन सीरियस काइंड के ऑफेंसेस, ऑफेंस तो है बहुत सीरियस नहीं है, यहाँ पे अरेस्ट कैन नॉट बी मेड विदाउट अरेस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट चाहिए, और यहाँ पर सर दीज ऑफेंसेस आर बेलेबल, और यहाँ पर बेल देने का पावर किसके पास है? एसीडीसी के पास पावर है। असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन,
सर पांडे जी बजाय सिटी ऑन ड्यूटी बेटा, हाँ है ना भाई, वो पावर है एसीडीसी के पास, ही कैन डिस्चार्ज द अक्यूज्ड ऑन बेल अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। सर अब कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब सीरियस काइंड के ऑफेंस। अब जीएसटी है यार, यहाँ पे टैक्स चोरी किया आपने, किसी का मर्डर तो किया नहीं है सर, इसीलिए सारे ऑफेंस अंडर जीएसटी आर नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल ऑफेंसेस एक्सेप्ट फॉर ऑफेंसेस जहां पर अगर टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग 5 सीआर है, तो उन 4 केस में वो ऑफेंसेस कहलाएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। अब वो 4 ऑफेंस कौन कौन से हैं जो ए से डी में लिखे हुए हैं, ये 4 ऑफेंसेस: सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस with the intention to evade tax, issue of invoice without actual supply, बोगस बिल इशू किया आपने, देन अब आपने बोगस बिल के बेस पे आईटीसी लिया, या आपने विदाउट बिल ही आईटीसी ले लिया, या फिर आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया क्लाइंट से, कस्टमर से, और मोर देन 3 मंथों के ड्यू डेट से आपने टैक्स पे नहीं किया, और ये चारों केस में अगर अमाउंट इन्वॉल्व एक्सीडिंग 5 सीआर है, एक्सीडिंग 5 सीआर, तो ऐसे केस में ये 4 केसेस कहलाएंगे कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। बाकी सारे ऑफेंसेस, जैसे ये 4 केस में अमाउंट इन्वॉल्व 5 करोड़ तक का है, तो अगेन ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल एंड बेलेबल है। ये बाकी के ऑफेंसेस तो हमेशा ही नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल है ही है बेटा। क्लियर, डन, ये लिखा है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल के बेस पे। एंड सर एवरी प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड रिक्वायर्स प्रायर सैंक्शन ऑफ कमिश्नर, उसके बाद ही प्रोसिक्यूशन लॉन्च हो सकता है किसी असेसी के अगेंस्ट। पावर टू अरेस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका बेटा। अब सर सेफगार्ड फॉर अ पर्सन हु इज प्लेस्ड अंडर अरेस्ट, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, उसको यहाँ लिखा है, यहाँ पे देखिए, पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया था बेटा, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है हमेशा। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड फॉर अ कॉग्निजेबल offense, he must be informed of ground of arrest and he must be produced before the magistrate within 24 hours of his arrest. And sir non cognizable and bailable offense अगर होगा तो deputy commissioner or assistant commissioner can release him on bail and he will be subject to same provisions as officer in charge of a police station. And sir code of criminal procedure के provisions यहाँ पे apply होंगे in case of arrest. Okay, कोई खास बात नहीं। cognizance of offenses, ध्यान देना बेटा। सबसे पहली बात तो previous sanction of commissioner चाहिए for prosecution proceedings under this act, and मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड अबव रैंक वाले जो ऑफिसर्स होंगे वहीं पे ये ऑफेंसेस को ट्राई किया जाएगा, वहीं पे ट्रायल होगी। सर लोअर अथॉरिटीज कैन नॉट ट्रायल फॉर दिस ऑफेंसेस। नाउ प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट मतलब मेंस रिया, मतलब कोई भी पेनल्टी लगाने से पहले, कोई भी प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने से पहले इंटेंशन, कल्पेबल मेंटल स्टेट रिक्वायर्ड है, मेंस रिया रिक्वायर्ड है। अगर बोनाफाइड गलती हुई थी तो ऐसे केस में जेल वगैरह नहीं होती है। इसलिए यह सेक्शन नंबर 135 बोलता है क्या, गवर्नमेंट ने तो प्रिजम्पशन ले रखा है कि आपका इंटेंशन टू इवेट टैक्स था, मेंस रिया था, कल्पेबल मेंटल स्टेट था, अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। आप प्रूव कर दो तो सर ये आपकी चॉइस है, आप प्रूव नहीं कर पाए, बर्डन आप पर है, आपको प्रूव करना है, आप प्रूव नहीं कर पाए तो सर यहां पे माना जाएगा कि मेंस रिया था मतलब कल्पेबल मेंटल स्टेट था। सर आइए 136 रिलेवेंस ऑफ स्टेटमेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, अगर कभी भी कोई स्टेटमेंट, ध्यान रखना बेटा, ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी, सर समन वगैरह इश्यू किया था, कोई इन्वेस्टिगेशन किया था, आपसे कोई स्टेटमेंट हमने लिए थे बेटा, डिपार्टमेंट आपसे कोई स्टेटमेंट लिखवाया थे, उस पर साइन किया था आपने, दैट स्टेटमेंट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू। ध्यान रखिएगा बेटा, अगर जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिए थे, इफ दैट पर्सन वाज फाउंड टू बी डेड और कैन नॉट बी फाउंड और इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग द एविडेंस, या वो अभी नहीं आ सकता कोर्ट में, तो ऐसे केस में कोर्ट को अगर लगता है कि ठीक है यार इतना कोई वो नहीं आया, कोई बात नहीं, वो एक्सपायर हो गया, ऑब्वियसली कैसा आएगा, आत्मा तो आएगी नहीं सर, तो ऐसे केस में सर क्योंकि वो आत्मा तो परमात्मा में विलीन हो चुकी है भाई, तो जो उसने स्टेटमेंट दिया था दैट विल एक्ट एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू, हाँ ना, उसी को एडमिट कर लेंगे एज एन एविडेंस कि उसमें जो लिखा था सच लिखा था साहब। क्लियर? या कोर्ट को कभी लगता है कि ठीक है यार यहाँ पे उसका फिजिकल प्रेजेंस उस पर्सन का बुलाना जरूरी नहीं है, तो ऐसे केस में उसने जो स्टेटमेंट दिया वही क्या हो जाएगा, एविडेंस माना जाएगा, अनलेस यू प्रूव इट अदरवाइज। क्लियर? एंड सर ध्यान देना बेटा, व्हेन द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इज एग्जामिन्ड एज अ विटनेस बिफोर द कोर्ट, और कोर्ट को लगता है कि हैविंग रिगार्ड टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस स्टेटमेंट शुड बी एडमिटेड इन एविडेंस इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो ऐसे केस में वो स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एज एविडेंस। ओके, चलिए कोई खास बात नहीं। नाउ ऑफेंसेस बाय कंपनीज, सर कंपनी ने ऑफेंस किया तो क्या कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को जेल में डाल देंगे क्या? तो सर उसके लिए बोला है क्या, एवरी पर्सन, डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर एट द टाइम ऑफ कमिटमेंट ऑफ ऑफेंस, अगर वो रेस्पॉन्सिबल थे फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि वो कंपनी एज वेल एज दैट पर्सन विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली, और जेल के प्रोविजंस उस पर लगेंगे। एंड द टर्म कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट या एनी एओपी, वो सब भी इसमें इंक्लूड होगा। एंड सर ध्यान देना बेटा, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो वहां पार्टनर्स, एचयूएफ के केस में कर्ता, मैनेजिंग ट्रस्टी, एलएलपी, एचयूएफ, ट्रस्ट, इन सब पे प्रोविजंस अप्लाई होंगे, उन सब के जो पार्टनर्स, मैनेजर्स, ये सब
जो डे टू डे बिजनेस में इन्वॉल्व थे वो सब पे जेल के प्रोविजन लगेंगे। पर अगर इनमें से कोई पर्सन प्रूव कर देता है कि वो तो इन एनी वे ही वॉज नॉट रिलेटेड टू दैट ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस में कोई हेल्प नहीं किया, ना उसकी नॉलेज में ये ऑफेंस हुआ है, तो ऐसे केस में उस पर्सन को छोड़ देंगे, बाकी सब पर जेल के और सारे पनिशमेंट के प्रोविजन लगेंगे। आइए, बड़ा सुंदर सेक्शन है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेज। क्या होता है कंपाउंडिंग? अगर मान लो सर आपको पता पड़ गया आपने ऑफेंस किया, डिपार्टमेंट आपको पकड़ लिया, अब सर आपको लगता है जेल तो होनी ही होनी है, तो इधर बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स या इवन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हो, साहब गलती हो गई माफ कर दो, प्लीज सर जेल मत भेजो। तो ऐसे केस में कमिश्नर को पावर दिया कि वो आपको एक कंपाउंडिंग फी, कंपाउंडिंग अमाउंट बताएगा इन ल्यू ऑफ प्रोसिक्यूशन, और ऐसे केस में जेल नहीं भेजेंगे आपको अगर वो कंपाउंडिंग अमाउंट पे कर देते हो आप तो। क्लियर? अब वो कंपाउंडिंग अमाउंट कितना है वो हमें पढ़ना है। सर कंपाउंडिंग का मतलब समझ में आ गया शायद आपको, पर सर इन फॉलोइंग केसेस में कंपाउंडिंग अलाउ नहीं होता है। फर्स्ट, अगर आपको सेक्शन नंबर 132 सबसेक्शन 1 जो भी हमने पढ़ा जहां पे जेल के प्रोविजन दे रखे, तो वहां पे क्लॉज नंबर A to F, क्लॉज नंबर H और I का कोई ऑफेंस था जिसमें आपको ऑलरेडी एक बार कंपाउंडिंग दे दिया है, तो बाद में वापस आप आते हो कि मैं वो कंपाउंडिंग अलाउ कर दो, नहीं हो पाएगा। क्या खेल समझाया क्या कि बार बार ऑफेंस करोगे बार बार कंपाउंडिंग कर देंगे? सेकंड, आपने इश्यू ऑफ बोगस बिल वाला ऑफेंस किया था, कंपाउंडिंग के लिए आना ही मत, इतना भारी ऑफेंस है, जेल जाओ वहां बोगस बिल इश्यू करो आपस में कैदियों के बीच में। सर देन अगर आपने, सर आपको अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस अंडर दिस एक्ट बाय अ कोर्ट, आपको ऑलरेडी एक बार कन्विक्ट किया हुआ, मतलब आप तो वैसे भी बेटा जेल जाना आपको पसंद है रे, जाओ अब जेल, अब मत आओ हमारे पास कंपाउंडिंग के लिए। या एनी अदर क्लास ऑफ पर्सन और ऑफेंसेस एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, जो अब तक प्रिस्क्राइब नहीं की है। ओके, प्लस ध्यान रखना बेटा, अगर कंपाउंडिंग एनी कंपाउंडिंग अलाउड अंडर दिस सेक्शन shall not affect the proceedings if any which is instituted under any other law, अगर किसी और लॉ में आपके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी है, तो यहाँ पे तो हमने कंपाउंडिंग जो दिया वो जीएसटी लॉ में दिया, अदर एक्ट का नहीं दिया बेटा। और जब भी कंपाउंडिंग आप अप्लाई करें, सबसे पहले टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी जो थी वो तो पूरा पे करो, उसके बाद कंपाउंडिंग लिए अप्लाई करो। मतलब कंपाउंडिंग जो हो रहा है वो जेल से छुड़वा रहा है आपको भाई, जो ऑर्डर में टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी वो तो पूरा पे करो, उसके बाद कंपाउंडिंग लिए अप्लाई करना, और उसके बाद कंपाउंडिंग फी जो हम बताएंगे वो पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सर प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग चालू रहेगी आपके अगेंस्ट। अब कंपाउंडिंग फी कितना होगा, तो सर कमिश्नर को बता रखा है सेक्शन के थ्रू कि कंपाउंडिंग फी शैल बी मिनिमम 25%, मैक्सिमम 100% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड। क्लियर? अब ये पावर यूज करके कमिश्नर ने सर कंपाउंडिंग फी इस तरह से डिसाइड करना पड़ेगा, इनको ये बोल दिया है सर अगर वो 4 केस क्लोज, देखो क्लोज नंबर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1, अच्छा 132 सबसेक्शन 1 कौन सा, ये जेल के प्रोविजंस, ये रहा 132 सबसेक्शन 1। ओके सर, इसमें कौन सा ऑफेंस, ये देख लीजिए, देखिए ये बोगस बिल वाला इशू हुआ तो कंपाउंडिंग होता ही नहीं है। अब A, C, D और E बोलता है क्या, एविजन ऑफ टैक्स और ऑब्टेनिंग रिफंड विद एन इंटेंशन ऑफ फ्रॉड wherein such offense is not covered under clause number A to D above। ठीक है, बाकी A, C और D हमने पढ़ लिया बेटा। ये 4 ऑफेंसेज, B को छोड़ो ना, B में कंपाउंडिंग होता ही नहीं है, ये 4 ऑफेंसेज अगर अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व एक्सीडिंग ₹5 CR है, ये 4 ऑफेंसेज जहां अमाउंट ऑफ टैक्स इवेडेड एक्सीडिंग 5 CR होता है, तो मिनिमम कंपाउंडिंग फी कितना है 50% और मैक्सिमम 75% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व कैन बी द कंपाउंडिंग फी। पर अगर अमाउंट इन्वॉल्व मोर देन 2 करोड़ अप टू ₹5 करोड़ है, तो ऐसे केस में मिनिमम 40%, मैक्सिमम 60% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व इज द कंपाउंडिंग फी। ओके बच्चों, अच्छा 1 करोड़ से ज्यादा पर अप टू 2 करोड़ तो केवल बोगस बिल के केस में ही जेल होती है बेटा, और बोगस बिल के केस तो वैसे भी एलिजिबल नहीं कंपाउंडिंग के, और बाकी केसेस में एक्सीडिंग 2 करोड़ होगा तो ही कंपाउंडिंग होता है। आंसर सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 क्लोज F, H और I, जहां पे आपके फॉल्सिफाइड रिकॉर्ड्स वगैरह के ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, वहां पे 25% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व इज द अमाउंट ऑफ कंपाउंडिंग फी। एंड सर अगर आपने इनमें से कोई भी ऑफेंस कमिट करने की कोशिश कर दी, अटेम्प्ट किया था, कर नहीं पाए थे, तो आप ये नहीं बोल सकते हाँ तो ऑफेंस किया तो नहीं ना, कोशिश करी थी क्या, ऐसा नहीं हो सकता सर। तो ऐसे केस में भी जेल होती है बेटा, पर यहाँ पे कंपाउंडिंग फी होगा इक्वल टू 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। क्लियर, डन। अब आपने जो ऑफेंस किया है सपोज मोर देन 1 कैटेगरी में आता है, जैसे फॉल्सिफाइंग द रिकॉर्ड्स में भी आ रहा है, और इश्यू ऑफ टैक्स सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ टैक्स, सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ टैक्स इनवॉइस भी आपका ऑफेंस है। 2 ऑफेंस है,
मोर देन वन कैटेगरी में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें हाईएस्ट कैटेगरी जो होगी उसमें जो कंपाउंडिंग फी दे रखा है वो होगा। अब कंपाउंडिंग फी का अमाउंट आपको बता दिया कमिश्नर ने, उसके 30 दिन में पे कर देना, नहीं पे किया तो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट सर इनिशिएट रहेगी, एंड सर ऑल प्रोसीडिंग्स जो कंक्लूड करी थी वो कंक्लूड नहीं रहेगी और सर वो चलती रहेगी बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। और 30 दिन में पे कर दिया तो ऑल दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके अगेंस्ट लॉन्च करी थी वो सब अबेट हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इसी के साथ भारत माता की जय। आइए बोगस बिल के बेस पर सर जो लोग बोगस बिल का ट्रांजेक्शन करते हैं उनके लिए सर्कुलर दे रखा था, सर ये फंस गए बेटा। अगर बोगस बिल का ट्रांजेक्शन किया है तो सर जिसने बोगस बिल इशू किया विदाउट एनी सप्लाई उस पर कितना पेनल्टी, उस पर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 का पेनल्टी लगेगा, उस पर सेक्शन नंबर 74A नहीं लगेगा। क्यों? एक्चुअल सप्लाई नहीं था, इसलिए सेक्शन नंबर 74A वहां पे अप्लाई नहीं होता है। पर सर अगर आपने बोगस बिल इशू किया और बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ली, बोगस बिल इशू भी किया, मैं पॉइंट नंबर 3 पहले पढ़ा रहा हूं, बोगस बिल इशू भी किया और बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट भी ली, आप एक डमी कंपनी मान लो, बोगस बिल लिया, बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ली और वापस से बोगस बिल इशू किया थर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में सर ऐसे केस में दिस इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 एज वेल एज अंडर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 7। बोगस बिल इशू किया उसके लिए तो क्लोज नंबर 2 का पेनल्टी लगेगा और बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट ली उसके लिए क्लोज नंबर 7 का पेनल्टी लगेगा। दोनों पेनल्टी आपके केस में अप्लाई होंगे। अब आ रहा है क्या, आपने बोगस बिल के बेस पे एक्चुअली क्रेडिट अवेल करके उसको आपकी एक्चुअल लायबिलिटी के लिए यूज किया, आप डमी कंपनी नहीं हो, आपकी एक्चुअली कोई लायबिलिटी थी और उस लायबिलिटी के लिए आपने बोगस बिल के बेस पे क्रेडिट अवेल करके उसको यूज किया, तो योर मैटर इज ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। तो ये सेक्शन नंबर 74A में कवर होता है और 74A की ही पेनल्टी आप पे लगेगी, 122 की पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि 74A में अगर पेनल्टी लगी तो सेक्शन नंबर 75 में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन पे सेक्शन नंबर 74A की पेनल्टी लग गई तो नो अदर पेनल्टी अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ द एक्ट, क्लियर, कोई और पेनल्टी आप पे चार्ज नहीं हो सकती। पर आप अगर शेल कंपनी हो और आपने बोगस बिल इशू किया और बोगस बिल की बेस पे क्रेडिट लिया तो ऐसे केस में सर दो पेनल्टी पे लगेगी, 122 सबसेक्शन 1 और 122 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर 2 और क्लोज नंबर 7 की पेनल्टी पे लगने वाली है, क्लियर। और अगर आप सर वो ट्रांजेक्शंस करवा रहे हो, आप एक कंसल्टेंट हो हु इज रिटेन द बेनिफिट ऑफ बोगस इनवॉइसेस, who has returned the benefit out of those bogus invoices and at whose instances such transactions were undertaken, तो ऐसे केस में 122 सबसेक्शन 1A की पेनल्टी जो 100% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व जो पेनल्टी था वो भी आप पे लगने वाला अगर आप कंसल्टेंट थे जिसके डायरेक्शन पे ट्रांजेक्शन हुए थे, क्लियर, डन। इसी के साथ ये टॉपिक, ये चैप्टर भी खत्म होता है। अब आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट और सारा ऑफेंसेस वाला चैप्टर, पूरा पेनल्टी वाला चैप्टर आपके एंड पे रिवाइज हो गया, माहौल बन गया शानदार वाला। ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पूरी ताकत के साथ पढ़े, क्योंकि सर यही वक्त है मेहनत करने वाला, रिजल्ट अपने आप बहुत अच्छा आने वाला है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।